हिसाब से, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, क्या हम ये भी जान पाएंगे कि कब किस व्यक्ति की किस क्षण में मृत्यु हो सकती है? क्या हम ये भी जान सकते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी से कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें या इलेक्शंस में किसकी जीत हो सकती है? It is very easy to distinguish and tell which candidate will win. जो बीमारी आने वाली है, जो डिजीज़ आने वाली है बॉडी में, किस ऑर्गन में, क्या उसका भी हम पता लगा सकते हैं? आपने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की भी बात करी है अपनी किताब में। बर्थ टाइम की हमें रेक्टिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, जबकि डॉक्टर्स तो हमें एग्जैक्ट टाइम देते हैं? ओके। अगर आप देखते हैं 2 घंटे के अंदर एक लगन होता है, 3,500 बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन हर बच्चे का भाग्य अलग है। नमस्कार, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे केपी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग हैं और इससे मेडिकली ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं, इससे हम बीमारियों का कैसे पता लगा सकते हैं, कौन कौन सी डिज़ीज़ हमारे किस किस बॉडी पार्ट या ऑर्गन्स में आ सकती है और उससे हमें क्या उपाय मिल सकते हैं, या और हम उनको अगर पहले पता चल जाए तो हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है रेनोन्ड एस्ट्रोलॉजर दया कृष्णा गुप्ता जी, जो आपको समझाएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो आप उन्हीं से समझिए और जानिए कि किस तरीके से हम आने वाली बीमारी को देख सकते हैं और पहले अगर पता चल जाए तो हम उन्हें कैसे ठीक भी कर सकते हैं। नमस्कार दया कृष्णा गुप्ता सर जी, आज आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सर, जहाँ तक हम जानते हैं कि आप क्लास 1 ऑफिसर रह चुके हैं, तो क्या आप हमें बताएंगे कि आपकी जर्नी क्लास 1 ऑफिसर से एस्ट्रोलॉजी तक कैसी रही? I actually retired in 2006 as class 1 senior class 1 officer from the rank of deputy secretary. After retirement, I was sitting at home. I was getting offers for outside working as a consultant or special. My father refused to say that now you no longer work as a servant since you have already rendered 41 years service as central government. So I started learning astrology. Slowly I noticed that वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो कि करीबन 11,000 वर्ष पुरानी है, उसके अंदर एक विशेष प्रावधान है कि ये देश काल पात्र के अनुसार इसके रूल्स मॉडिफाई होंगे। तो 11,000 वर्ष के बाद 1960 के अंदर कृष्णमूर्ति जी आए। उन्होंने कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करी। वैदिक में हम क्या करते थे, एक नक्षत्र के 4 चरण पे बांट के पीरियड को निकालते थे जन्म समय का, लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि एक नक्षत्र को 9 हिस्सों में बांट दीजिए ताकि और सूक्ष्म समय को हम निर्धारित करके चुन सकें। इसलिए केपी का डेवलपमेंट हुआ। क्या आज आप हमें ये बताएंगे कि आपने केपी और कस्पल थ्योरी को ही क्यों चुना वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर? अब केपी के आने के बाद जो ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, जिनका कि बर्थ टाइम का अंतर बहुत 3, 4, 5 मिनट का होता है, तो अगर हम देखते हैं वैदिक में या केपी में जो कुंडली बनती है वो 2 घंटे तक एक ही लगन रहता है और कोई भी प्लैनेट 2 घंटे तक अपनी जगह से हिलता नहीं है। जो सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाला प्लैनेट चंद्रमा है वो आधी डिग्री हिलता है, तीसरे दिन राशि बदलता है। इस 2 घंटे के अंदर सारे उच्च के, नीच के, वक्री, अस्त, कंपोजिशन, आस्पेक्ट सबका एक ही रहता है। तो उन ट्विंस के बारे में डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने कस्पल थ्योरी को चुना, जहाँ पर हम इस पीरियड को 4 सेकंड तक ला सकते हैं, जो बर्थ टाइम का रेट है 2.5 सेकंड पर चाइल्ड। इसलिए इसको कस्पल थ्योरी को हमने प्रीफर किया। आपने अपनी एक किताब भी लिखी है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो इंटरकप्सल थ्योरी से रिलेटेड है, तो क्या आप हमें बताएंगे कि ये एग्जिस्टिंग जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उससे कैसे डिफ़र करती है ये? जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें देखने के तरीके और कस्पल थ्योरी में या केपी में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनकी जो क्लोजनेस है, बारीकी पना है, वो तीनों में डिफरेंट हो जाता है। हमने कहा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन एलिमेंट थ्योरी। कौन सा प्लैनेट किस एलिमेंट पे बेस है और उस एलिमेंट की कुंडली के अंदर एक्सेस है या कम है या मीडियम साइज, उसके अकॉर्डिंगली बीमारी जो आएगी, अगर
हाइपो एक्शन कर रही है या हाइपर एक्शन कर रही है। ये हमने वैदिक में देख लिया। केपी में क्या है कि कब वो आएगी और वो कितनी देर तक रहेगी। और कस्पल थ्योरी में एग्जैक्टली पिन पॉइंट करेंगे हम कि कौन से बॉडी पार्ट पे किस पर्टिकुलर ऑर्गन को वो बीमारी देगी और कब देगी। तो इतना डिटेल और माइन्यूट तरीके से हम कस्पल थ्योरी में देख सकते हैं। अच्छा, एक आपने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की भी बात करी है अपनी किताब में, तो उसमें बर्थ टाइम की हमें रेक्टिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, जबकि डॉक्टर्स तो हमें एग्जैक्ट टाइम देते हैं हॉस्पिटल में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है। ऐसा है कि सबसे पहले सवाल उठता है व्हाट इज़ बर्थ टाइम। राइट। बर्थ टाइम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने किताबें में भी लिखा है, हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि जब बच्चा बाहर आता है उसके बाद उसको ज़मीन पे रखते हैं। जब वो चिल्लाता है उसके बाद उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है, फिर घड़ियाँ देखते हैं। तो जो घड़ियाँ देखते हैं इस बीच में अगर कोई इमरजेंसी भी हो जाती है तो घड़ी देखने का समय थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो वो जो समय है हम उसको लेते हैं एज ए बर्थ टाइम। लेकिन एक्चुअली जब बच्चा बाहर आता है उसी वक्त वो पहला ब्रेथ लेता है, उसी वक्त उसके शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, उसको हम नोट नहीं कर सकते। लेकिन हमको क्या टाइम दिया जाता है, आफ्टर अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट, सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट ब्रेथ एंड द टाइम नोटेड बाय द डॉक्टर्स और नर्स और हॉस्पिटल जो भी है। सो इट नीड्स टू रेक्टिफाई द बर्थ टाइम। ओके, सो इतना माइन्यूटली रेक्टिफिकेशन हो जाती है उससे कस्पल थ्योरी के हिसाब से। जो आजकल बर्थ रेट है 2.5 सेकेंड पर चाइल्ड है। अगर आप देखते हैं 2 घंटे के अंदर एक लगन होता है 3,500 बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन हर बच्चे का भाग्य अलग है। अनलेस वी हैव गॉट ए यूनिक चार्ट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिक, वी कैन नॉट गो फॉर प्रॉपर प्रेडिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉय या बेबी। आपने अपनी जो पुस्तक है उसके पहले भाग में आपने ग्रहों के हिसाब से ये बताया है, विशेष पद्धति बताई है ग्रहों को पढ़ने की। तो ये वर्तमान में वैदिक जो ज्योतिष है उससे कैसे उसको अलग किया जा सकता है? देखो, प्लैनेट्स को जो पढ़ना है हम वैदिक में राशि को सर्वोच्च मान के उसके प्लैनेट को पढ़ते हैं। लेकिन एक राशि का स्वामी 2 घंटे तक रहता है। अब 2 घंटे के बीच में जैसे मैंने बताया कि मोर देन 3,500 बच्चे जन्म ले लेते हैं। तो हर बच्चे के भाग्य को पढ़ने के लिए जो 2 घंटे का पीरियड जब तक हम उसको मिनिमाइज़ नहीं करेंगे, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए 16 स्वर्ग अडॉप्ट किए गए, 16 हिस्सों में बांटा। वहाँ नवांशा को हमने एक अहमियत दी। कृष्णामूर्ति जी ने कहा कि भाई अब जो प्लैनेट है उसका जो नक्षत्र है उसके हिसाब से चलिए। फिर कहा गया कि इस नक्षत्र को 4 चरण में बांट दीजिए ताकि और छोटा समय आ जाए। फिर कृष्णामूर्ति जी ने कहा कि इसको 9 हिस्सों में बांट दीजिए, इन दी रेशो विंशोत्री दशा। तो इस तरीके से जो 2 घंटे का पीरियड है उसमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर बॉर्न उनका टाइम रिड्यूस करने के लिए, सो दैट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन लेसर पीरियड विल बी ईजियर टू डिफरेंशिएट अबाउट देयर फेट एंड यूनिक चार्ट। तो इसलिए इस तरह से इसको अडॉप्ट किया गया। यदि जन्म समय में केवल कुछ मिनटों का अंतर हो और लगन वही बन रहा हो तो इस पर आप क्या फ़र्क पड़ता है, क्या अंतर आता है? कोई भी घटना पलक झपकने से पहले हो जाती है। अब उस चीज़ को हम वैदिक के अंदर अगर हम नोट करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, वैदिक के अंदर एक राशि का लगन 2 घंटे तक रहता है और 2 घंटे में कोई भी प्लैनेट अपनी स्थिति नहीं बदलता। लेकिन जब घटना होगी तो हमको 2 सेकंड या 2 मिनट के अंतर को कैसे रीड करें। तो इस 2 घंटे के पीरियड को हम जब तक जितना छोटा कर सकें, पहले हमने इसको 16 स्वर्ग में बांटा, फिर हमने इसको नक्षत्र में बांटा, फिर 4 चरण में बांटा, फिर 4 चरण से 9 चरण में बांटा। इस तरीके से हमने उसको माइन्यूट स्थिति में लाके हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी घटना कितने छोटे से छोटे समय में हो सकती है। आपने अपनी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जो बुक है उसमें आपने हेल्थ से रिलेटेड और डिजीज़ से रिलेटेड बात बताई है, तो इन सब का कैसे रोल देखा गया है? देखो, बीमारी देखने के लिए जैसे हमारे वैदिक के अंदर है पद्धति, कोई भी लगन या कोई भी प्लैनेट
छठे घर से अगर संबंध बनाता है किसी भी रूप से, चाहे वो राशि से बनाए, चाहे अपने स्वामी से बनाए, चाहे अपने नक्षत्र से बनाए, तो हम ये कहते हैं इस बच्चे के भाग में बीमारी का भी संभावना है, क्योंकि छठा घर बीमारी के अलावा और बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करता है। अगर बीमारी के बारे में सवाल पूछा जाएगा तभी हम छठे घर को बीमारी के लिए देखेंगे। अब उसका आस्पेक्ट कहाँ पड़ता है, किस घर से संबंध बनाता है, तो बीमारी में बी देयर इन दैट प्लेस, मतलब हमारे अलग अलग भाव हैं, अलग अलग घर हैं, तो जिस घर से संबंध बनाएगा उस घर से हमारा जो बॉडी पार्ट है उस बॉडी पार्ट में बीमारी आ सकती है। इस तरीके से हम वैदिक में देखते हैं। केपी में हमने उसको और माइन्यूट किया, और कस्पल में हमने ये भी देखा कि वो कब कब किस किस घर से, क्योंकि बीमारी एक जगह नहीं आती, एक साथ 4 जगह आ जाती है कई बार, लेकिन जो सबसे तेज होती है हमको वही नज़र आती है। मान लो आपका हाथ में पैर पिन चुभ गया और साथ में एक उंगली कट गई, तो जो दर्द उंगली कटने में महसूस हो रहा है वो पिन चुभने में नहीं होगा, लेकिन चारों तरफ आपको पता लगेगा बीमारी कहाँ आ रही है। तो कस्पल थ्योरी के अंदर हम उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली कौन से और बीमारी देखने के मैंने अपनी किताब में 3 तरीके बताए हैं। एक तरीका वैदिक का एलिमेंट थ्योरी, कौन सा तत्व हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हाइपर एक्शन करेगा, हाइपो एक्शन करेगा। फिर उसके साथ मैंने बताया कि चक्रा थ्योरी, आयुर्वेदिक के हिसाब से बताया, वात पित्त कफ के हिसाब से हम बीमारी को कैसे चेक करें। फिर हमने कहा चक्रा थ्योरी, हमारे चक्रा कौन सा इफेक्टेड है, वो हमको कौन सी बीमारी देगा, उसको भी मैंने डिस्कस किया है। और फाइनली कस्पल थ्योरी में जैसे मैंने अभी आपको बताया उस समय हम बीमारी देखते हैं। फाइनली हमको ये पता लगेगा कौन सी बीमारी किस घर में है और कब तक ये रह सकती है। सर, तो क्या इस थ्योरी के हिसाब से, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, क्या हम ये भी जान पाएंगे कि कब किस व्यक्ति की किस क्षण में मृत्यु हो सकती है? क्या ये भी जानना संभव है? देखो, मृत्यु का निकालना एक इम्पॉसिबल टास्क है। सेकेंडली, इट इज़ नॉट एडवाइज टू प्रिडिक्ट डेथ ऑफ एनी पर्सन। लेकिन एक एज ए टीचर मैं पढ़ाता हूँ कि हम मृत्यु कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर को अपना अल्ट्रासाउंड पढ़ना तो सिखाया जाता है, लेकिन सेक्स ऑफ द बेबी बताना अलाउड नहीं है। तो हम आपको ये बता सकते हैं कि भाई डेथ किस आदमी की होगी। अब इसके 2 तरह हैं देखने के। लॉन्गेविटी क्या है? लॉन्गेविटी को हमने वैदिक के अनुसार 3 हिस्सों में बांटा है, शॉर्ट आयु, मिड आयु एंड फुल आयु। 33 वर्ष तक को हमने शॉर्ट आयु बताया है, 33 से 66 तक मिड बताया है, और 66 से 90 तक फुल आयु बताया है। तो ये देखने का तरीका अलग है, बट इट इज़ ए वेग, क्योंकि अगर कोई आदमी 33.5 में मर जाता है या 33 में मर जाता है, तो ना तो वो शॉर्ट में आता ना वो मिड में आता। तो ये कह देना जी तुम्हारी फुल आयु है 66 के बाद 90 साल तक, तो काफ़ी समय निकल जाता है। तो ये बताना थोड़ा सा वेग हो जाता है कि भाई तेरी फुल उम्र है या तेरी हाफ उम्र है। लेकिन कस्पल थ्योरी में हम ये जो रूल्स हैं वो ये बताते हैं कि कब किस महादशा चलेगी, जो मार्केश प्लैनेट आएगा वो आपको डेथ दे सकता है। फिर उसके शॉर्ट स्पेल्स होते हैं, उनमें उसको वर्कआउट करके थोड़ा बहुत आइडिया निकाल सकते हैं कि किस पीरियड में इस आदमी की डेथ हो सकती है। नॉर्मली इट इज़ नॉट टोल्ड टू एनीबॉडी, और नॉर इट इज़ प्रेफरेबल टू टेल एनीबॉडी। मेरे फादर मेरे से पूछते थे कि मेरी डेथ कब होगी, तो मैंने कहा आपकी डेथ तो बाद में होगी, पहले बता दिया तो पहले मेरे को सेटबैक लग जाएगा। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से आपने अभी हमें डेथ के बारे में बताया, तो क्या उसी तरीके से हमें जो बीमारी आने वाली है, जो डिजीज़ आने वाली है बॉडी में, किस ऑर्गन में, क्या उसका भी हम पता लगा सकते हैं? ये सर्टनली ऐसा है कि हमने सबसे पहले कुंडली में ये देखना होता है कि इस बच्चे के भाग में बीमारी का प्रॉमिज है कि नहीं। अगर उसकी कुंडली में लगन का संबंध छठे घर से है तो उसको टेम्परेरी बीमारी आ सकती है, अगर 8वें घर से है तो क्रोनिक बीमारी आ सकती है। ये प्रॉमिज लाइफ लॉन्ग रहता है, लेकिन इस बीमारी को होने का समय जब कोई दशा ऐसी आएगी जिसका संबंध छठे घर से या 8वें घर से होगा, वो प्लैनेट अपने नेचर के हिसाब से, अपने नक्षत्र के हिसाब से, अपने बॉडी पार्ट के जहाँ संबंध बनाता है उस बॉडी पार्ट में बीमारी दे सकता है। और वो बीमारी कब ठीक होगी? अगर उस प्लैनेट का संबंध 5वें, 11वें और पहले घर से संबंध बनेगा, क्योंकि छठा घर जो है बीमारी का है, 5वां उससे 12वां हो जाता है
तो वो उस बीमारी को काट देता है। एक है लॉन्गेविटी का है, तो लॉन्गेविटी का मतलब बीमारी से छुटकारा पाना, और 11 वगैरह इच्छा पूर्ति का है। तो इस प्रकार जो है 1, 5, 11 से होगा तो बीमारी के ख़त्म होने का भी इंकेज हमें मिल सकता है। अच्छा, एक बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन है कि वैदिक में पहला, तीसरा और 12वें घर की बात करी गई है, और दूसरा और 7वां घर मार्केश में आया है, तो ये किस तरीके से केपी एस्ट्रोलॉजी में से फ़र्क है? देखो, ऐसा है कि हमारे जो लॉन्गेविटी के घर हैं वो हम 1, 3, 5, 7, 9, 11 भी लेते हैं। अच्छा। लेकिन लॉन्गेविटी देखने के लिए 8वां घर जो है, जो डेथ का है, उसको हम लॉन्गेविटी भी स्पैन ऑफ लाइफ, दैट इज 8th हाउस। अब किसी भी घर से उसका 12वां घर वो मार्केश कहलाता है। तो 7वां घर मार्केश हो गया, क्योंकि वो 12वें लॉन्गेविटी को कम करेगा। अब भावतम के अनुसार 8वें से 8वां घर, तीसरा घर कहलाता है, वो भी लॉन्गेविटी का कहलाता है। अब उसका 12वां घर दूसरा लॉन्गेविटी को कम करेगा, तो दूसरा और 7वां मार्केश इस तरह से कहलाते हैं, क्योंकि लॉन्गेविटी के घरों को वो कम करते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मार्केश, एंड दिस आस्पेक्ट इज टेकन कॉमन फॉर बोथ वैदिक, केपी एंड कस्पल। सर, आप क्या हमें ये बताएंगे कि केपी के रूल वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैसे अलग हैं? वेल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वैदिक, केपी एंड कस्पल रूल्स। हमारी जो वैदिक संस्था है ये करीबन 11,000 वर्ष पुरानी है, और उसमें एक क्लॉज है कि ये रूल्स विल अप्लाई देश काल पात्र के अनुसार चलेंगे। अब 11,000 वर्ष पहले जो भी रूल्स थे काल पात्र, देश काल पात्र से, शायद आज वो नहीं है, तो उसके अनुसार देयर सम मॉडिफिकेशन इन दिस इज कमिंग। लेकिन रूल्स वही हमारे अप्लाई करते हैं कि हम कहते हैं कि पहले राशि से प्रेडिक्शन करेंगे, फिर हम षोडश वर्ग में प्रेडिक्शन करेंगे, फिर हम नक्षत्र में प्रेडिक्शन करेंगे, फिर 4 चरण में प्रेडिक्शन करेंगे, फिर हम कहते हैं 9 चरण में प्रेडिक्शन। तो दे जस्ट टू ब्रिंग इट द मिनिमम पीरियड ऑफ प्रेडिक्शन, दिस चेंजेस हैज़ बीन डन। बाकी देर इज़ नो डिफरेंस, बिकॉज जो केपी में सब लॉर्ड आता है और कस्पल में सब लॉर्ड आता है। तो जो सब स्टार लॉर्ड है वो महादशा लॉर्ड है, सब लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड है, और सब लॉर्ड प्रत्यंतदशा लॉर्ड है, जो कि हमारे वैदिक के रूल्स में आता है। सर, क्या आप हमें ये बताएंगे कि अभी आपने ये बताया कि पर्यंत तक सब लॉर्ड तक लेकर जाते हैं, तो उसकी हम आगे की दशा को क्यों नहीं देखते? वेल, I generally take Sukshma and Prana Dasha. It is a very Suksham period which remains, Suksham Dasha remains for 2-3 days, and Prana Dasha remains for hours in a day. So it is so minute, it is not easy for every astrologer to work on them and to predict accordingly. My intention is when I go for prediction for any event, I take the Prana Dasha along with Gochar of Sun, Moon to differentiate time in seconds also. Okay, so very minutely आप उसको सेकंड्स का जब आ गया तो minute हो गया। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड। जैसे हम लोग मैचेस की प्रेडिक्शन करते हैं, कई बार क्या होता है कि लास्ट बॉल पे डिसीजन होता है। राइट। अब इसका मतलब ये दोनों पार्टीज जो हैं, दोनों टीम हैं, दे आर वेल कॉम्पिटेंट टू क्वालिफाई द टेस्ट, लेकिन लास्ट बॉल पे डिसीजन होता है, तो उसको हाउ आई शुड प्रिडिक्ट। तो लास्ट बॉल पर डिसीजन को प्रिडिक्ट करने के लिए जो चंद्रमा का सब लॉर्ड है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, ए टीम को या बी टीम को। जिस टीम को सपोर्ट करेगा दैट टीम विल विन। तो सर, क्या हम ये भी जान सकते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी से कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें या इलेक्शंस में किसकी जीत हो सकती है? वेल मैडम, ऐसा है कि जो कंपटीशन होता है दो टीम के अंदर, दो कैंडिडेट के अंदर होता है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू डिस्टिंग्विश एंड टेल विच कैंडिडेट विल विन, बिकॉज हम ये देखते हैं कि छठा अगर विन है कंपटीशन अगेन व्यक्ति का, अगर उसका संबंध 5, 8, 12 से नहीं आ रहा तो ही कैन विन, और दूसरे का अगर आ रहा है तो ही विल विन, ये वाला लूज कर जाएगा। लेकिन जो आजकल प्रेडिक्शन करते हैं लोग, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी पार्टी जीतेगी, वो मैंडेट थ्योरी के अंदर आता है, वो मैं नहीं करता। आई कैन नॉट टेल अबाउट इट। बाकी लोग सब
जिसे क्या कहते हैं अपना तुक्का मारते हैं और सपोर्ट वही करते हैं जो रूलिंग पार्टी होती है। इन फ्रॉम बैंकॉक चीफ जो इसका होता है अपना कमर्शियल का सेलेक्ट होते हैं ये मार्केटिंग के क्या होता है वो, उसने मेरे से पूछा कि मेरा सेक्रेटरी का टेन्योर ख़त्म हो गया, व्हेन आई विल विन और नॉट। मैंने कहा यू विल गेन अनअपोज्ड, एंड दैट वाज सेलेक्टेड अनअपोज्ड बिकॉज ऑल द अदर कंपटीटर विथड्रॉ द फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। अगर ऐसा ही है तो क्या हम ये जान पाएंगे कि अगले इलेक्शन में मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी? देखो, इसको देखने के लिए मेरे को दोनों की अलग अलग पत्री देखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसको जब तक मैं प्रॉपरली उनको रेक्टिफाई नहीं करूँगा उनका बर्थ टाइम, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल। अदरवाइज एन ए जनरल रूल it is very difficult to tell which will win. I will see Modi will win separately. I will see Rahul will win separately. Then only I can tell which will win. गवर्नमेंट कौन बनाएगा, दिस आई कैन नॉट टेल। आपने 5 एलिमेंट्स थ्योरी की भी बात करी है, तो सर आप हमें बताएंगे ये 5 एलिमेंट्स थ्योरी है क्या, आयुर्वेदिक चक्रा? देखो, हमारी जो बॉडी है दैट इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। इसे कहते हैं फायर है, अर्थ है, एयर है, वाटर है, ईथर है। राइट। अगर ये सारे प्लैनेट की जो नेचर है, फायर भी है, अर्थ भी है, एयर है, वाटर, 1 5 9 फायरी प्लैनेट है, 2 6 10 शुक्र के आते हैं वो अर्दी प्लैनेट है, एयरी है, वाटरी है। इस तरीके से अगर पत्री में इसी प्रकार भावा भी है, 1 5 9 जो घर हैं वो फायरी है, 2 6 10 वो अर्दी हैं, 4 7 4 8 12 वो वाटरी हैं। तो इस प्रकार अगर कोई प्लैनेट उन्हीं भावों में उनके लॉर्ड बैठ जाते हैं तो वो एलिमेंट बढ़ जाता है। मान लो 1 5 9 घरों में 1 का मंगल, 5 का सूर्य, 9 का बृहस्पति इन्हीं घरों में बैठ जाए तो उसके शरीर के अंदर एक्सेस ऑफ फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा। तो वो जो फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो उसको आनी शुरू हो जाएंगी, उसको अपसेट हो जाएगा, लीवर है, उसका नींद है, उसका जो हमारा जनरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इस प्रकार उसको क्या है, हॉट टेम्पर हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, उसको लीवर की प्रॉब्लम हो जाएगी, इस तरह से हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसे बीमारियां उसको हो जाएगी। लीवर है, उसके अंदर पेट की अल्सर है, गॉल ब्लैडर है, हीट से रिलेटेड, इस तरह से बीमारी उसके अंदर हो जाएगी। अगर फायरी एलिमेंट कम हो जाएगा उसके अंदर वाइटलिटी कम हो जाएगी, उसके अंदर जो है जो शॉर्ट टेम्पर वाली स्थिति वो कम हो जाएगी, उसके अंदर वाटरी लेवल की वो अंदर आएगा, नेचर आ जाएगी इस तरह से, तो उसके अंदर गुस्सा कम आएगा। तो ये जो एलिमेंट है अगर वो फाइपर है तो वो बीमारी दूसरी देगा, और कम है तो बीमारी दूसरी देगा। ये हमारा वैदिक में गया। अब हम इसी प्रकार अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं आयुर्वेदिक में वात पित्त एंड कफ के ऊपर बेस्ड है। तो जब इसी प्रकार वात पित्त कफ भी जो है ये 5 एलिमेंट से मिलके बनता है, जिसमें कि जो भी एलिमेंट एक्सेस बढ़ जाएगा उससे रिलेटेड वो बीमारी आ जाएगी, और जो प्लैनेट कम हो जाएगा जिसका नेचर, उससे रिलेटेड बीमारी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम आयुर्वेदिक में बीमारियां देखते हैं। अब आप चक्रा थ्योरी इज बेस्ड ऑन राहु केतु, कार्मिक प्लैनेट है। अगर हम राहु केतु का चार्ट बना के देखते हैं और उसमें 6ठे या 8वें घर में जो प्लैनेट आता है तो वो ये बताता है कि इसका कौन सा चक्रा इफेक्टेड है। समझे ना, 6ठा घर जो 7वां जो होता है वो मूलाधार चक्रा होता है, तो उससे जो सब लॉर्ड जो जहाँ जहाँ घरों में जाएगा वो चक्रा उसका इफेक्टेड हो जाता है। उसकी रेमेडी ये है वाटर थेरेपी। उस कलर का जो है हम पानी उसको कहते हैं कि पी ले तो थोड़ा सा उसको रेमेडी को रूप में काम आता है उस चक्रा को रिपेयर करने के लिए। बस सर आप हमें ये बताएंगे कि इंटरकस्पल थ्योरी से हम बीमारियों को कैसे जान सकते हैं, और बीमारी कब होगी और कब उसे ठीक किया जा सकता है, या उसका कुछ हमें पहले से पता हो कि कब देखो, आने वाली? कस्पल थ्योरी के अनुसार पहले हम ये देखते हैं कि क्या इस नेटिव के चार्ट के अंदर बीमारी का योग है कि नहीं। अगर लगन का संबंध 6ठे घर से या 8वें घर से संबंध बनाता है तो हम कहते हैं ये बच्चा प्रोन टू सिकनेस है। और 8वां घर ये कहता है कि सर्जरी भी हो सकती है और क्रोनिक बीमारी भी हो सकती है। क्रोनिक में हम कई बार क्या कहते हैं, अगर 6ठा और दोनों
8वां भी संबंध दोनों इकट्ठे में ला दें तो वो उस बच्चे को हमेशा कोई ना कोई बीमारी से वो पीड़ित इन्वॉल्व रहेगा, पीड़ित रहेगा, वन आफ्टर दी अनदर। अब बीमारी कब आएगी? बीमारी कोई प्लैनेट जिसकी दशा चलेगी और 6 और 8 हुए घर से संबंध बनाएगा तो प्लैनेट अपने नेचर के अनुसार, मान लो जुपिटर की दशा चल रही है तो जुपिटर का संबंध जिन घरों से होगा, जुपिटर जो कारक है हमारा लीवर का है, तो लीवर से रिलेटेड मान लो चौथे घर में आता है तो हमारा लीवर चौथे घर में भी आता है अपर पोर्शन, और 5वें में आता तो लोअर पोर्शन भी लीवर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे को लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी प्रकार मान लो सन है, सन का संबंध चौथे और 5वें घर से होता है तो सन 2 तरह की बीमारी देता है, एक तो हार्ट की बीमारी देगा और सन जो है वो हमारी बोन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम दे सकता है, या उसका और किसी जगह संबंध बन जाए तो वहाँ हड्डी को भी ब्रेक होने के, टूटने के खतरा बन जाता है। इसी प्रकार अलग अलग प्लैनेट की दशाओं के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि उसका संबंध किस भाव से संबंध बनाता है। भाव बताएगा बॉडी पार्ट और प्लैनेट बताएगा अपनी नेचर, किस नेचर की बीमारी वो उस घर के अंदर देगा। मान लो मैं कल एक किसी की पत्री देख रहा था, उस बच्चे के चार्ट के अंदर मून और राहु दूसरे घर में बैठे हुए थे। अगर दूसरा घर है होता है आँखों का, अगर सन और मून दोनों प्लैनेटरी लुमिनरीज हैं, अगर वो अफेक्टेड हो जाती है तो आँखों से संबंधित बीमारी आ जाती है। तो उस बच्चे को आँख से बीमारी थी और वो राहु और चंद्रमा बैठने की वजह से उसकी राइट आई वॉज अफेक्टेड। सर, तो इस तरीके के क्या आपने एग्जाम्पल्स जो हैं, उदाहरण अपनी किताब में भी दिए हैं और क्या क्या दिए मैंने हैं? अपनी किताब के अंदर 31 एग्जाम्पल दिए हैं, जिसमें कि मैंने ब्रेन से लेके आइज़ को लेके, ईयर्स को लेके, टीथ को लेके, एसोफेगस ट्यूब है, हार्ट है तुम्हारा, उसके बाद लीवर है, पेनक्रियाज है, गाल ब्लैडर है, देन ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब है, देन मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल ऑल अप टू ऑर्गन्स फीट तक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट बॉडी पार्ट्स टू सी द डिजीज ऑफ द बॉडी। सर, आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है क्या और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? देखो, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेडिकल तो जनरल टर्मिनोलॉजी है। आप डिफरेंट वेज में, हम आयुर्वेदिक में भी मेडिकल यूज़ करते हैं, हम अपना चक्र में भी यूज़ करते हैं, हमारा तुम्हारा जो है दूसरी थ्योरीज है उनमें भी आती है तुम्हारा। तो इस प्रकार हमने जो एस्ट्रोलॉजी से जो बीमारियां देख रहे थे उसका नाम हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी दे दिया है। होम्योपैथिक भी आता है तुम्हारा, एलोपैथी भी आता है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बीमारी देखने के तरीके हैं। तो इस तरीके से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी एस्ट्रोलॉजी से देखने का तरीका हमने बताने की कोशिश की। सर, आखिरी में आप हमें और हमारे व्यूअर्स को लास्ट में क्या अपनी किताब से क्या बताना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे? वेल, आई हैव रिटन द बुक, आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ रीड इट एंड एन्जॉय दी कस्पल थ्योरी। और इसमें कोई भी किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है समझने में या कोई कमी है तो मुझे बताएं, आई विल ट्राई टू हेल्प एंड आपको एसोसिएट करके आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।